आदाब नाज़रीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं उसने अपोजिशन की सफ़ों में एक तरह की तवानाई जो है वो फैला दी है। उनमें बहुत ज़्यादा जो है तवानाई आ चुकी है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अब अपोजिशन के हमले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पर होने लगे हैं। अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर कैराना को देखा जाए तो फूलपुर, गोरखपुर जो कि वज़ीर आला की हल्का रहा है और फूलपुर जो कि नायब वज़ीर आला का हल्का रहा है, उसके बाद ये कैराना में जो बीजेपी की हार हुई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और उसको जो है 2019 का रिहर्सल, 19 की रिहर्सल या ट्रेलर के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। इसी पर हमें दो रुख जानने हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सियासत आगे बढ़ेगी और कौमी सतह पर किस तरह 2019 पेश किया जाएगा, उस पर गौर करने के लिए आज हमारे दरमियान सियासत के दो रुख मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाब गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कौमी तर्जुमान अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। गोपाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। मैं बाकी जगह नहीं जा रहा हूं, जो कि हाट भी नहीं जा रहा हूं, आर नगर भी नहीं जा रहा हूं, मैं नूरपुर भी नहीं जा रहा हूं। मैं कैराना के जो रिजल्ट आया है उसको लेकर आपसे मुझे ये सवाल करना है कि एक जाट पार्टी और एक मुस्लिम उम्मीदवार और तमाम अपोजिशन, उसके बाद जिन्हा और गन्ना, कहाँ जो है आप लोग चूक गए, कहाँ कोताही हुई जिसकी वजह से ये हार जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है ये आप लोगों को मिली है? ये देखिए, ये जो नए बदले हुए समीकरण है जिसमें एक सिंपल मैथमेटिक्स का जोड़ लगा के अपोजिशन ने, समाजवादी पार्टी, बसपा और अजीत सिंह जी की पार्टी ने मिलके जो एक मैथमेटिकल एग्रीगेशन जिस तरह से किया है उसका फलस्वरूप यह है। पिछले बार हमें सियासत तो है ही मैथमेटिक्स आज। बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा नहीं है यह कि इस तरह से जब अमित शाह जी ने इसलिए पहले कह दिया था कि 2019 की जो तैयारी है उसमें हमें 50+ पे जाना पड़ेगा। अभी तक जो भारत की राजनीति जिस तरह चल रही थी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर 32-35% से ऊपर अगर वो वोट आ जाते थे तो उनके पास सीटें, समीकरण ऐसे बनते थे कि उनकी सत्ता उनके हाथ में होती थी। लेकिन धीरे धीरे अगर अपोजिशन यूनाइटेड होती है, नए समीकरण जो कि मुश्किल होते हैं कई बार, लेकिन अगर प्रदेश स्तर पर, छोटे स्तर पर वो हो गए, चाहे कर्नाटक को ले लीजिए या अभी जो 2-3 उत्तर प्रदेश के आप प्रमुखता से सब लोग चर्चा कर रहे हैं, उन समीकरणों में उनको सफलता मिली है। तो उस तरह के एक तो यह मुश्किल होगा राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का समीकरण बनना, क्योंकि उस वक्त स्टेट इलेक्शन में समाजवादी पार्टी तो 4 साल में आपकी हुकूमत ने जो काम किए उनकी तरफ से कोई नाराजगी नहीं रही है? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुए वो तो अभी 1 साल ही हुए ना। हमें उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को, भाजपा की सरकार को 1 साल ही हुए हैं। जो केंद्र सरकार के जो काम है वह, उसके ऊपर तो कैराना वोट नहीं था, मोदी जी के ऊपर तो कैराना के ऊपर वोट नहीं था, सीधा उनके कामों पे वोट नहीं था। तो जब केंद्रीय राजनीति या केंद्रीय सरकार के ऊपर वोट होगा तब मेरे ख्याल से जनता के अलग मुद्दे होंगे, प्रदेश के अलग मुद्दे होते हैं और इस तरह के बदलाव आते रहते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव आने चाहिए और वह हम तो इसको एक तरीके से पॉजिटिवली लेते हैं कि अगर जीत होगी तो उसकी खुशी मनाई जाएगी, अगर किसी सफलता नहीं मिली तो जनता उसके कारणों का समीक्षा होगी और जिन्हें जीते हैं उन लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं कि अपोजिशन भी आगे बढ़े। ये जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल की जो जीत हुई है, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि उत्तर प्रदेश से 2014 में पहली बार कोई मुस्लिम नुमाइंदा जो है पार्लियामेंट में भी पहुंच रहा है, क्योंकि इत्तेफाक ऐसा रहा या कोशिश ऐसी रही कि कोई मुस्लिम नुमाइंदा जो है पार्लियामेंट में जा भी नहीं पाया है। आप इस पूरे सीन को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारा जो राष्ट्र है, देश है, हमेशा से भाईचारे का रहा है। नफ़रत की जगह यहाँ कभी नहीं रही है। यहाँ हमेशा बात हुई है तो विकास की हुई है, एक दूसरे के सम्मान की हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक इस देश के अंदर आके भाइयों को भाइयों से अलग करने की बात की। अंग्रेज़ों ने ये किया था, उसी के संस्कार लेके आए, डिवाइड एंड रूल। रोज़गार से कोई मतलब नहीं,
इन्होंने बोला कि केंद्र पे वोट नहीं हुआ, सारा वोट तो डीजल और किसान पे ही हुआ है। डीजल पेट्रोल की कीमत आपने 7वें आसमान पे लेके गए, 25-85 रुपये पर लीटर, जो प्रधानमंत्री जी बोला करते थे 2013 में, मुझे उनका भाषण याद है कि ये दिल्ली सरकार निकम्मी है, प्रधानमंत्री के बस में नहीं है ये दिल्ली सरकार चलाने की पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ शायद ये अब उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, उनके शब्द हमारे भी नहीं है। तब लिए सिलेंडर और वो सारे दाल और वो सब्जी लेके, सब स्मृति ईरानी भी लेके बैठी थी रोड पे। आज वो लोग कहाँ चले गए? आत्मा उनकी मर गई क्या आज? क्या जो आज हिंदुस्तानी नहीं रहे, आज शासक हो गए हैं। जब भी शासक या इस देश का राजा अहम में चूर होता है, उसे लगता है इस प्रजा की अब मुझे ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ का तानाशाह राजा हूँ, तो जनता ऐसे ही उसको धूल चटा देती है, जैसे आप गोरखपुर, फूलपुर और नूरपुर में और कैराना में चटाया है। आप रैली करने जाते हैं, आप 6.5-9 किलोमीटर की चौड़ीकरण का रोड का उद्घाटन ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने 300 किलोमीटर की रोड बना दी हो, और जाके आप कैराना में रैली ना करके आपकी हिम्मत नहीं होती है तो आप बागपत में रैली करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ दंगे हुए थे। चीफ मिनिस्टर साहब, आप जब वहाँ गए थे तो आपको बताना चाहिए था कि आप वहाँ की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। किसान जो वहाँ बैठा है, इंतजार कर रहा है, गन्ना का मूल्य उसको मिलेगा, गन्ना का पैसा उसको मिल नहीं रहा है, किसान की मृत्यु हो गई है। उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है। तो क्या वो गन्ना किसान जो मारा गया था उनके परिवार में नहीं था? क्या जो लोग वहाँ गन्ना किसान के पैसे नहीं मिल रहे, उनके बच्चियों की शादी नहीं हो रही, उनके बेटों का एडमिशन नहीं हो रहा, क्या उनके परिवार के सदस्य नहीं थे? कोई अपने परिवार के सदस्य को इस तरह से छोड़ देता, अनाथ? इसीलिए आपको उन्होंने गन्ना किसानों की बिल के बकायाजात हैं अभी भी लोग, हमने तो सुना कि शायद दे दिए गए है ना। कई बार फिगर्स को, इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था को सही ढंग से जनता तक लोग पहुंचाते नहीं, अपोजिशन वाले गड़बड़ करते हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तब उसके पहले नहीं, अनुराग जी मैंने आपको बोलने दिया, सुन लीजिए। आप लोग बोल सकते हैं, मेरा रोल बहुत कम है। नहीं देखिए, अगर इस तरह तो नहीं, मेरी बात, आप मेरी बात का जवाब दीजिएगा। कितना बाकी है? नहीं, अभी मैं अभी कितना बाकी है? आज की बात करूंगा, पीछे छोड़ो, पीछे की सजा मिल चुकी है लोगों को, पीछे सरकार नहीं है। मुनव्वर साहब, जब हमारी सरकार आई थी समाजवादी पार्टी की, तब 6,000 करोड़ गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ रुपए बकाया है। हम लोगों ने सबसे पहले आगे, तो आपके सबसे पहले अग्रवाल साहब, एक सवाल यह है कि सरकार, इनकी सरकार से नाराज होके लोगों ने जो क्योंकि जाट जो थे, मुसलमान जो थे, वो इनकी सरकार से नाराज हुए, मुजफ्फरनगर दंगों से नाराज हुए, गन्नों की वजह से नाराज हुए, इनको छोड़ के आपकी तरफ गए। अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, वो ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं देखिए, आप पूछते हमसे, जवाब इनसे देना है। भारतीय जनता पार्टी से जो भी पूछो, 325 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, इनसे कोई बात पूछिए आप। चलिए ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। नहीं, मैं वैसा हुआ, 80 में वैसा हुआ, 2000 में वैसा हुआ, 2017-18 की बात कौन करेगा? ठीक, मैं वापस आता हूँ ब्रेक का, और अग्रवाल साहब से ही बात करेंगे। हम लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। लौट कर आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अग्रवाल साहब, क्यों आखिर ऐसा? देखिए, चौधरी अजीत सिंह को ये लोग छोड़ चुके थे, जाट जो थे वो आपकी तरफ गए थे और बहुत बहुत जोश व खरोश और वलवले के साथ गए थे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर लोग 4 साल में ही छिटक गए या 1 साल में छिटके हैं? ये भी आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब की वजह से छिटके हैं, योगी साहब की वजह से छिटके हैं? देखिए, पहला आपका प्रश्न था गन्ने का जी। जब तक विषयों को आप टच करके छोड़ के भाग लेंगे तो कुछ नहीं। तो देखिए, पहली बात ये थी कि 6,000 करोड़ का बकाया था जब हमारी सरकार बनी, गन्ना किसानों को नहीं दिया था समाजवादी पार्टी ने। आके पहले दिन, पहले टाइम में हमने वो 6,000 करोड़ मिल को बैंकों से लेके दे दिया। नहीं, सुनिए, उसके बाद सुनिए, दूसरे साल, पिछले साल 11,000 करोड़ का दिया 1 साल से। नहीं, ये तो फिर गन्ना परेशान है, गन्ना किसान वाला आत्महत्या कर रहा है, उस पर से आप दुहाई दे रहे हो कि हमने दिया, आत्महत्या कर दी, उसकी भूख से मृत्यु हो गई, आप उसका मुआवजा आपने क्या किया था? आपने लोगों को, जनता को बेवकूफ, इसीलिए आप हार रहे हो। आपने क्या किया, हमने क्या किया? आप कुछ करो नहीं,
85 रुपए डीजल बेचोगे, महिलाओं पे अत्याचार करोगे, दलितों के घर में जाके नाटक करोगे, उसकी छोड़ा खाना नहीं खाना चाहोगे, उसकी थाली में खाना नहीं खाओगे, उसका गिलास में पानी नहीं पियोगे, 5 स्टार से खाना लेके जाओगे। सुरेश राणा अपनी विधानसभा 18,000 वोट से आ रहे हैं, जो दलितों की बेइज्जती करते थे और जिन हिंदुओं पे आप राजनीति करते थे, वो सारी विधानसभा 18,000 से आ रहे हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, आप जनता की समस्या की बात कीजिए। जब तक आप जनता की समस्या की बात अच्छा अनुराग जी, नहीं अनुराग जी एक बात बताइए, देखिए अनुराग जी, नहीं मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं अब प्रश्न का जवाब मैं पहले अनुराग जी, गन्ना किसान का जवाब दिए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है पहली बार 6,000 करोड़ का इन्होंने बकाया छोड़ा था, हमने बैंकों के थ्रू उनको दिया, बिलों को उनको देने के लिए। दूसरे साल 11,000 करोड़ का हमने बकाया गन्ना किसानों को दिया, इस बार 14,000 करोड़ का है, वो भी हम दे रहे हैं। 6,000, 11,000, 14,000। उसके बाद किसानों को इंश्योरेंस के द्वारा किसानों के लिए सबसे बड़ा गन्ना देने का नाम नहीं लेते थे। मुख्यमंत्री वहां पे जाके जब उनसे पूछा गया गन्ना किसान के बारे में क्या राय आपकी, आप पेमेंट कब देंगे, तो कह रहे इलेक्शन में क्या कह रहे हैं, हम पेमेंट करेंगे। अरे भैया करारा जवाब मिला है, आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर करारा जवाब मिलेगा। अच्छा अनुराग जी, मुस्लिम को आपस में, अरे आप करते हो सारा दिन एक ही बात करते हो। अनुराग जी अच्छा ये बताइए, अनुराग जी आप कैराना में कितने वोट से जीते हैं? RLD 55,000, ठीक है। आप समाजवादी पार्टी भी साथ में, कांग्रेस भी साथ में, RLD भी साथ में और BSP है पीछे, बाकी सारे मिलके एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोग, उनको भी उतने वोट, अच्छे खासे वोट मिले हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से, और ये कब तक साथ बाकी रहेगा? क्या 2019 तक आप लोग एक रह पाएंगे? अभी जब सीट तोड़ने की बात करते हैं, उनको जब तक हटा नहीं लेंगे तब तक सब एक साथ रहेंगे। अंग्रेजी रूपी भारतीय जनता पार्टी जो डिवाइड एंड रूल करती है धर्म और जाति का, इनको निस्त नाबूद नहीं कर देंगे जब तक यहाँ से उखाड़ के 19 में फेंक नहीं देंगे, इनको रोड पे निकाल के खड़ा कर देंगे, तब तक ये देश के सारे राष्ट्रपति एक साथ रहेंगे, सारे राष्ट्रपति एक साथ रहेंगे जब तक इनको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। ये वो लोग हैं जब अच्छे दिन लाने की बात करते थे, ये वो लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार साल में देने की बात करते थे, ये वो लोग हैं जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, ये वही लोग हैं जो महिला को क्या बचाए कर रहे इनके विधायक, ये बचाने को रहे जिसको बलात्कारी विधायकों को बचा के वहां पे ले गए लाश। अच्छा गोपाल, उसके बाद सीबीआई जांच हुई, आज जेल के अंदर है। इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख भी नहीं दिया, 2 लाख भी नहीं दिया। आज 65% यूथ रोजगार बेरोजगार। नहीं देखिए कैराना में इश्यूज क्या नेशनल थे या लोकल इश्यूज थे? एक बार ये फैसला होना चाहिए। मान जाइए इस देश में हर इश्यू नेशनल होता है, हर इश्यू लोकल होता है। भूख लगी है, अगर मैं भूखा हूं तो मेरा ये लोकल इश्यू भी है, नेशनल इश्यू भी है। इस देश में मेरा जन्म हुआ है और मेरा पहला अधिकार है कि देश की जिम्मेदारी है कि मुझे हाथ पे खाना देना, मुझे सम्मान से इज्जत दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये मेरा मूल अधिकार है। अगर ये अधिकार आप मुझे नहीं दोगे तो आपसे सरकार छीन ली जाएगी। गोपाल जी मुझे बताइए, गोपाल जी इन्होंने बीच में एक बात कही जो शोर में दब गई। आपके जो MLA के खिलाफ जो मामला आया बलात्कार वाला, रेप वाला, उसके बाद एक और अभी बनारस का भी वाकया आया, बदायूं का आया, उसके बाद जिस तरह का माहौल रहा, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि लोग जो है इससे भी नाराज रहे होंगे? नहीं देखिए, जो आप वाकया बता रहे हैं उस पे हमने एक्शन ले लिया। कब लिया? उसके बच्ची को जवाब देंगे। अगर ये इस बार मेरे बीच में बोला तो मैं इन्हें बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। मैं यहाँ पे सबके एक मिनट, नहीं वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कितनी देर से कार्रवाई वो तो देखिए डिले जो हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, अगर कोई व्यक्ति वहां पे मजबूती से खड़ा हुआ है और उसके पास वहां को मिसयूज किया है तो इन्वेस्टिगेशन के तहत चलेंगे ना। सरकारें क्या कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन भी उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर डिले हुआ तो मान रहे हैं, उसके लिए सरकार ने एक्शन भी लिया और स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। और जो क्रिमिनल क्राइम एक्टिविटीज होती है उसके लिए आइसोलेटेड इश्यूज को
एक पॉलिसी की तरह नहीं ले सकते। हाँ, उसमें कमी रही, अगर कुछ हुआ तो एक्शन लिया, और जनता उसके लिए सजा देगी तो भुगतते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन फिर भी जनता का पूरा सम्मान है, प्रजातंत्र को हम मानते हैं, और हार में भी हम जनता के साथ हैं कि जो हमसे कमी रह गई उनको हम ठीक करेंगे। मैं बोलूं, देखिए बड़ी मजेदार बात है, एक महिला मुख्यमंत्री से 1 साल से गुहार लगा रही जा जाके कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ दुराचार हुआ है, मुझे न्याय दो। मुख्यमंत्री के कान पे जूं नहीं रखती है, क्यों? खास बिरादरी का है वो, इसलिए। और आप उसके बाद उस महिला का न्याय नहीं देते, उसके पिताजी की पीट पीट के पुलिस थाने में हत्या कर दी जाती है, पुलिस उसके घर में अवैध हथियार रख देती जाके, पुलिस अवैध हथियार रखवाती है, उसके बाद उस पे हथियार रखने का आरोप लगा के उसके पिताजी को सीबीआई की आई है रिपोर्ट। आप कमाल कर रहे हो, ये बात नहीं कह सकते, हमारी है, हुकूमत तो आपकी है, हुकूमत तो आपकी है, हमारा कह दो, हुकूमत तो आपकी तो उसके बाद आप कहते हो हथियार उसके घर में अवैध रख के उसको गिरफ्तार करके उसको जेल के अंदर ले जाके आपके ऐसो पीट पीट के मार डालता है। ये सरकार का रूप है। अभी बदायूं में लड़की निकल के कह रही है, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही कि मेरे साथ उसने बलात्कार किया है, उसकी माँ, मेरी माँ उसके घर में काम करती थी। क्या गरीब आदमी आपके घर में काम करेगी कोई महिला, तो उसकी बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अत्याचार करेंगे? ये गरीबी के साथ मजाक नहीं तो क्या है? एक महिला आपके घर में काम करने आती है, उसकी बेटी क्या गुलाम है आपकी? ये देश को गुलाम बनाना चाहते हो क्या? पहले ऐसा होता था कि आपके अगर घर में उसकी मां काम करती तो उसकी बेटी भी आपकी गुलाम हो गई। इसके मतलब आप भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करना चाहती, उनको गुलाम बनाना चाहती है, और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करके बाद में यूज करके छोड़ देना। चलिए हम इस पर गौर करेंगे। अभी देखिए गोपाल जी को भी बोलने दीजिएगा, हम ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। गोपाल जी से हम पूछेंगे, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। दो रुख में आज हमारी बात हो रही है अभी जो हालिया नताइज आए हैं ज़िमनी इंतखाबात के, उनको लेकर, लेकिन हम ख़ास तौर पर गौर कर रहे हैं कैराना के हवाले से 2019 का। लेकिन हमारे पास जो दोनों रुख हैं वो बहुत ही सख्त गिर वाक़े हो रहे हैं। आप अपनी बात मुकम्मल कर दीजिए। लगातार महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे हैं। बलिया के विधायक भी बार बार कहता है कि मैं 3 बच्चों की मां के साथ रेप नहीं हो सकता। बिलसी का विधायक के ऊपर रेप का अत्याचार महिला लगा रही है। आपने वहां भी देख लिया, उन्नाव की घटना भी देख ली। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान, बदायूं वाले पे भी देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई बयान नहीं, सरकार कान में तेल डाल के बैठ गई है। ठीक, देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा, लड़कों से गलती होती, बलात्कार पर, ये नेताओं के, इनके नेतृत्व की उन्हें सोच सजा मिल चुकी है। नहीं देखिए, बिल्कुल हमें सजा मिल चुकी है, तो हमें भी सरकार से चले गए। अगर हमारे उसमें से कोई गलती हुई है, किसी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या किसी वर्कर ने कोई गलती की है, तो उसको सजा मिलेगी। कानून सर्वोपरि है और कानून के अंतर्गत उसे सजा मिलेगी, लेकिन देश कानून से चलता है, इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। बीजेपी क्या आगे के लिए सोच रही है कि देखिए ये बात तो मानकर चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गुज़िश्ता 4 साल में और उत्तर प्रदेश में 1 साल में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से लोग जो आपकी तरफ आए थे वो छिटक रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, आपको नहीं महसूस होता? मैं बता रहा हूं कि जो प्रदेश के इलेक्शंस होते हैं उसके मुद्दे अलग होते हैं, और आप अगर 4 साल की बात करते हैं, केंद्र की बात करें तो सरकार ने बहुत काम किए हैं अर्थव्यवस्था में। कल भी एक रिपोर्ट आई है, पूरी आप देखिए, 7.7% से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, सड़कें बन रही है 27 किलोमीटर के पर रोड से, और महिलाओं के लिए आप 3 तलाक वाला मुद्दा ही देख लीजिए, कितना बड़ा उससे बदलाव आएगा। उससे कहीं आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज है उसमें ये सोच चली गई कि उनके मामलात में दखल अंदाजी हो रही है? नहीं, अगर आप ये सोचेंगे तो महिलाओं का फिर उत्थान कैसे होगा? मुस्लिम समाज की महिलाओं का उत्थान नहीं होना है। नहीं अनुराग जी, मैंने आपको पूरा बोलना है, इस तरह से नहीं, गलत बात तो आप सारी झूठी बातें करते जा रहे हैं। झूठी बात नहीं तो फिर अभी पूरी महिलाओं के लिए फिर वो महिलाओं के लिए जो मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं। अनुराग जी ये बताइए, 2019 तक आपकी ये जो यूनिटी है, ये जो इत्तेहाद नजर आ रहा है, ये क्या आपका मध्य प्रदेश में भी नजर आएगा? देखिए, क्या ये राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा? मैंने आपको क्लियर बता दिया, देश बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी और सब मिलके देंगे, क्योंकि देश बचाना है ना, झूठों से।
मैं बताइए, ये कहते हैं सीट शेयरिंग की जो प्रॉब्लम वगैरह कभी अरे आएगी, कहीं कुछ नहीं, वो बीजेपी की चिंता है, वो हमारी इस बारे में चिंता करती रहती है, वो देखती रहती है। आपका लीडर सारा दिन हमारी चिंता करती थी, जनता ने। आपका लीडर कौन होगा? ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद, अग्रवाल जी, ये जो अपोजिशन का यही दिक्कत है ना अग्रवाल जी, जनता की चिंता ये नहीं करते, ये नेताओं की चिंता करते हैं कि भैया उस नेता को कैसे रोकना है, उसको यहाँ पे मंच पे उसने हाथ नहीं पकड़ा था, उसने पैंट ठीक नहीं पहनी थी, अरे आज वो कलर ग्रीन क्यों पहना था यार, इसके मतलब वो कलर कुछ, माने ये जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं, नेता की चिंता कर रहे हैं। और जनता की अगर चिंता करते तो इनको शायद इतनी मुंह की ना खानी पड़ती। मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं कि हमने शौचालय बनाए, एक प्रधानमंत्री 4 साल में, अरे भैया मुझे मेरे पैर पे खड़ा कर देते, सुन लीजिए मेरी बात, आप देखिए फिर बीच में मैंने बोला, मुझे मेरे पैर पे खड़ा कर देते, मुझे मेरे पैर पे खड़ा कर देते, बना लेता, शौचालय बना लेता, आप मुझे रोजगार दे देते, मैं शौचालय अपने घर में बना लेता। नहीं तो आपने रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आप 4 साल में प्रधानमंत्री शौचालय बना रहा है, शौचालय का क्रेडिट लेते घूम रहे, रोजगार दे देते, शौचालय घर में बन जाता, आप लोगों को पैरों पे खड़ा कर देते, आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा इस सरकार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। इनके प्रधानमंत्री झूठे बोलता घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने आपको लूटा है कि नहीं लूटा? आप प्रधानमंत्री चेंज कर दीजिए, आपकी सरकार फिर बच जाएगी, वरना चली जाएगी 6 महीने में। आप अपना लीडर चेंज कीजिए, आप लीडर चेंज करेंगे तो बच भी सकते हैं। अनुराग जी ये बता दीजिए कि आपका जो अपोजिशन है उसका लीडर कौन है? देखिए इस लोकतंत्र में सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है। हमारे यहाँ चुन के आएगा, लोकतंत्र में लोग चुनते हैं और फिर उसके बाद जब सांसद चुन के आते हैं, लोकसभा के सदस्य अपना नेता चुनते। इनके यहाँ क्या है, पहले से डिक्लेयर है, पहले से डिक्लेयर है, भैया मोदी जी होंगे। अरे भैया क्या राजशाही चल रही है, क्या राजशाही चल रही है, क्या पहले से डिक्लेयर है? अरे भैया मतलब सांसद सदस्य चुन के आएगा उसकी वैल्यू नहीं है, जो लोकसभा के सदस्य चुन के आएंगे उसको लीडर चुनने का अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है ये, लोकतंत्र की हत्या है कि भैया हम चुन के आए, मुझे चुनने का अधिकार नहीं, मेरे को थोपा जा रहा है। पहले से डिक्लेयर प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र। लोकतंत्र में सदस्य चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री, क्यों पहले से डिक्लेयर होगा कोई प्रधानमंत्री? भाई गोपाल जी, 4 लोकसभा की सीट, 10 असेंबली की सीट, उसमें से 11 सीट अपोजिशन के पास चली जाती हैं। ये आपके लिए चिंतन का और चिंता का विषय नहीं है क्या? इस पर सोचने का तभी तो हमने पहली शब्द क्या कहा आपको, शांति से यही कहा, हार में हम ज्ञान उसको निरीक्षण करेंगे, उसका सर्वेक्षण करेंगे। आपको बधाई है बहुत बहुत, सर्वेक्षण भी करेंगे और क्या कारण है उसको भी समझेंगे। देखिए आपकी तरफ से लोग छिटक के भी जा रहे हैं और बड़ी पार्टी गए, चंद्रबाबू गए, TRS गए, शिवसेना भी नाराज है और मुमकिन नहीं कि वो शिवसेना और आप साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। तो इस वक्त के हालात में आप जो है नीतीश जी और पासवान साहब भी, उनके जो बयानात हैं वो भी कुछ इस तरह का लग रहा है, बिहार पैकेज को लेके भी। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं हुकूमत को एक मस्बत तौर पे, पॉजिटिव तौर पे कुछ अपनी एक जो एक छवि है, जो छवि है, उसको सामने लेकर नहीं आना होगा इस वक्त। नहीं, बिल्कुल सामने लेके आ रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, नरेंद्र मोदी ऐप पे 4 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ऐप छोड़िए, जनता से मिलिए, ऐप से काम नहीं चलेगा, जनता से डायरेक्ट मिलिए, जनता की समस्या का समाधान कीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम कम कीजिए, महिलाओं पे अत्याचार कम कीजिए, किसानों का मूल्य दीजिए, जनता को, दलितों को सम्मान देना शुरू कीजिए, मजदूरों का सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिल जाएगा। आखिरी बात सुनिए, देखिए करते हैं मन की बात, जनता से मिलकर करो ना मन की बात। अनुराग जी आखिरी बात बस ये बताइए, कैराना की जीत और 2019 में आप क्या एक वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है, अभी जाके वो एक तो इनका नेता गोरखपुर चला गया, हार गए, ये बनारस भी हारेंगे, ये फूलपुर हारे, बनारस भी हारेंगे, कैराना भी हार चुके, जहां पीएम और सीएम सब चले गए, सारी वहां उड़ेल दिया जाके, सब इन्होंने जितनी ताकत थी उसके बाद भी जनता ने इनको जवाब दिया। अब ये उत्तर प्रदेश से एक सीट नहीं मिलने वाली और इनकी तो भारतीय जनता पार्टी तो अपोजिशन लायक भी नहीं बचेगी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश की 10 सीटें आएंगी। तो मैं तो गोपाल जी आखिरी मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं अपोजिशन का सम्मान करूंगा जब ये नहीं रहेंगे और मैं इनकी पूरी इज्जत करूंगा। और आप जहां बुलाएंगे, अभी आप बहुत जल्दी
फैसला ले रहे हैं, बहुत जल्दी फैसला ले रहे हैं। अभी 2019 दूर है। गोपाल जी, आखिरी रुख आपका बता दीजिए, ये जो अभी नतीजे आए हैं कर्नाटक के भी जो आए हैं, पिछले जो आते रहे हैं, उसके बाद आप आखिरी रुख ये बताइए कि 2019 के लिए आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? भाई देखिए, जहां प्रदेशों में हमारी कमी थी पिछले 2014 में, वहां पे हम बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल को आप देख लीजिए, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई, दूसरे नंबर पे है। नॉर्थ ईस्ट में हमने बहुत बढ़त बना ली है। साउथ में भी कर्नाटक में लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 104 सीटें हमारी कर्नाटक में लाए और सरकार जुगाड़ से बना लेते हैं। मेघालय में भी जुगाड़ से बनाए बैठे हैं। हम काम कर रहे हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है। गांव-गांव तक इतना मजबूत है कि इलेक्शन हारे जा रहे हैं, यही मजबूती है। नाज़रीन, ये दो रुख हैं और आप इस किसी एक रुख से इत्तफाक भी रख सकते हैं और किसी दूसरे रुख से आप जो है इत्तफाक भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी सोचने की बात है। लेकिन जहाँ तक 2019 की बात है, ये दोनों के लिए ही सोचने का मकाम है कि दोनों ही किस अंदाज से आगे बढ़ें, क्योंकि अपोजिशन को अपना इत्तेहाद कैराना जैसा कायम रखना पड़ेगा, तब वो इस तरह का ख्वाब देख सकते हैं कि मुकाबले में आ सकें। और नहीं तो अगर बिखरे हुए ये रहे तो फिर पहले जैसी हालत बिल्कुल नज़र आ ही रही है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसको अपने तमाम जो पिछले 4 साल की कारकर्दगी है और उत्तर प्रदेश में 1 साल की जो कारकर्दगी है, उसका भी बगैर मुताला करके बहुत अच्छी तरह, जिसे चिंतन कहा जाता है, उसको करने के बाद ये जो आगे के महीने बचे हुए हैं उसमें आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम करने होंगे। तब कहीं 2019 भी उनके लिए 2014 जैसा नज़र आएगा। आज के लिए बस इतना ही। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था, जलना पड़ा मुझे। आदाब।